वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट किरण डी कुमावत, जो कि महाराष्ट्र डुले में प्रैक्टिस करते हैं। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच सर, आज आप आए और आपने टाइम स्पेयर किया अपने बिजी स्केड्यूल से। शुक्रिया शुक्रिया। सर, बिफोर वी स्टार्ट अ टॉपिक, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे पहले सर मैं जानना चाहूंगी और हमारे व्यूअर्स जो हैं वो जानना चाहेंगे आपके लिटिगेशन जर्नी के बारे में, कि कैसे यहाँ तक का जो सफर आपका रहा है। मेरा नाम एडवोकेट किरण कुमावत। मैं प्रॉपर महाराष्ट्र धुले से बिलोंग करता हूँ। कुल मिला के मुझे अभी तक 8 साल प्रैक्टिस के लिए कंप्लीट हो चुके हैं। उसके पहले मैं अविवा लाइफ इंश्योरेंस, उस HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि इकोनॉमिकल से जुड़ी जो भी बैंक थी उसमें मैं काम करता था। आफ्टर कंप्लीटिंग रिटायरमेंट, यानी कि मैंने वो कंपनी छोड़ दी। छोड़ने के बाद मैंने लॉ किया, और लॉ के बाद मैं प्रैक्टिस के लिए महाराष्ट्र में आ गया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी जब मैंने प्रैक्टिस शुरुआत की थी, शुरू से लॉ के बारे में मुझे जानकारी तो बिल्कुल नहीं थी। 3 साल तक जब मैंने कोर्स किया, यानी कि जब कॉलेज की स्टडी रहती है, कॉलेज और जब कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, दोनों अलग अलग रहता है। वहां पे फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रहती, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान सभी ये इंफॉर्मेशन मिलती जाती है, जब लेके यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते तब। कुल मिला के यहाँ पे 8 साल प्रैक्टिस को हो गए हैं। 8 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्रिमिनल मैटर, सिविल, कंज्यूमर केस, लेबर इंडस्ट्री, इसमें मैं आमतौर पे काम करता हूँ। और सबसे ज्यादा मेरे पास अगर कोई केस होंगी तो इकोनॉमिकल ऑफेंस के बारे में केस है। जैसे कि अभी देखो, मैत्रेय ग्रुप ऑफ कंपनी सबसे बड़ी कंपनी थी महाराष्ट्र में। सनशाइनी, पियरलेस, आसमा फाइनेंस, पल्स ग्रीन्स, सहारा, सुब्रतरा सहारा की सबसे बड़ी कंपनी, कि इन जैसे मामलों के बारे में मुझे अच्छी खासी जानकारी है। क्योंकि जब मैं लॉ में आया तो उसके पहले मैं मेरा जो बैकग्राउंड था, मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिकल ऑफेंस से रिलेटेड था। यानी कि मैं भी मैत्रेय ग्रुप ऑफ कंपनी में काम करता था, यानी कि MLM कंपनी के बारे में मुझे अच्छी खासी जानकारी तब थी। तो उसके लिए मुझे लगा कि मैंने भी लॉ करना चाहिए। तो लॉ करने के बाद मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती गई। तो मुझे मेरा बेसिक जो स्ट्रक्चर रहा प्रैक्टिस का, लीगल प्रैक्टिस का, तो मैंने इकोनॉमिकल ऑफेंस के मैटर लेने शुरू कर दिए। तो सबसे पहला मेरा जो केस था तो मैत्रेय ग्रुप ऑफ कंपनीज का केस था, जो मैंने हैंडल किया था 2013 में। सबसे पहला केस, यानी कि प्रैक्टिस होने के बाद एक ही साल के दौरान मुझे वो काम मिला था। और सबसे, यानी कि आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि जब मैंने वो काम हाथ में लिया था, तो मैं इन्वेस्टर के यहाँ से काम करता था, यानी कि असिस्ट टू प्रोसिक्यूशन। तो जब मैंने वो काम शुरू किया जज के सामने, पहली बार मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला। कुल मिला के 700 लोग कोर्ट हॉल में उपस्थित थे, 700 लोग। और 700 लोगों के सामने मुझे वो बोलने का मौका मिला। जब आर्गुमेंट का मौका मुझे मिला, तो आर्गुमेंट के दौरान सरकारी वकील थे। उसके बाद सामने जो कंपनी के जो चेयरमैन थे, वर्षा मधुसूदन सतपालकर, उनके बहुत बड़ी जाने माने वकील थे दुनिया में। उन्होंने उनके बेल के लिए एप्लीकेशन वहां पे डाला था। तो उसके लिए आर्गुमेंट था। कुल मिला के महाराष्ट्र या दुनिया में 334 करोड़ रुपए का वो फ्रॉड था, 334 करोड़ रुपए का। और यानी कि इतने दिन दुबले लोग वहां पे आए हुए थे कि उनके इन्वेस्टमेंट वहां पे जो लगाई हुई थी कंपनी, मैत्रेय ग्रुप ऑफ कंपनी में, वो सब पैसे उनके डूब गए थे। तो उस सिलसिले में वो केस थी। तो आर्ग्यूमेंट पहली बार मैंने किया था, और इतना बढ़िया आर्ग्यूमेंट किया, तो दूसरे दिन हर पेपर में वो न्यूज आई थी। यानी कि अगर मैं बड़ा हुआ तो सिर्फ वो एक न्यूज के कारण मैं बड़ा हुआ। हर पेपर में उसके बारे में न्यूज आई थी, और मैंने लोगों को पैसा दिलवाने के लिए वहां पे बहुत कोशिश की थी। उसके बाद वो जो मेरे कंपनी के जो डायरेक्टर है, उनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा दिया। अभी भी वो केस पेंडिंग है। कोर्ट ने आदेश दिए थे कंपनी को कि आप कम से कम 5 करोड़ रुपए escrow अकाउंट में जमा करवा दीजिएगा, लेकिन अभी तक वो केस चल रहा है, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा एक्सपीरियंस वहां से मिला, मेरी डेयरिंग अच्छी बढ़ती गई, और मैं सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग में काम करता हूँ। अभी मेरे पास जितने भी मैटर है उससे 90% मैटर है वही है। तो मुझे उसमें अच्छी प्रैक्टिस है। ओके सर, काफी अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा है इकोनॉमिक ऑफेंसेस में।
जैसा कि आप एक्सपर्ट हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस की, एक्सपर्ट लॉयर हैं, यस यस। नॉट ऑफेंस के, आप उनके एक्सपर्ट लॉयर हैं। स्टार्ट करते हैं आज अपन इकोनॉमिक ऑफेंस में। तो सर इसमें सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी व्हाट इज इकोनॉमिक ऑफेंस, क्योंकि कोई भी ऑफेंस होता है वो ऑफेंस में काउंट हो तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है। तो आप स्टार्टिंग से बताइए कि किस तरीके से या कौन सी चीजें जो हैं वो या इंटीग्रेंट्स हैं या कंटेंट्स हैं वो आपको इकोनॉमिक ऑफेंस में काउंट किए जाएंगे, यानी किसी ऑफेंस को इकोनॉमिक ऑफेंस में फिट होने के लिए कौन से कंटेंट से होके निकलना होगा। अभी देखो, सबसे ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। अभी इकोनॉमिकल ऑफेंस में अभी जो कंपनी आती है मार्केट में, जस्ट लाइक मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, यानी कि वहां पे ऐसा बताया जाता है लोगों को कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, आपको 2 साल में डबल पैसे मिलेंगे, 3 साल में तिगुना मिलेगा, 5 साल में 5% पैसे मिलेंगे। लोग क्या करते हैं, जब उनको कोई प्रलोभन दिया जाता है किसी कंपनी के बारे में, यानी कि पैसे निवेश करने के बारे में, तो लोग कुछ भी देखते नहीं कि उसको और आरबीआई की मान्यता है या नहीं, उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि नहीं, सेबी के डाउनलाइन में वो काम करती है या नहीं। अगर समझो एक इंश्योरेंस कंपनी, उसको आईआरडी यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की रूल्स ऑन रेगुलेशन के तहत उसको मान्यता मिली है कि नहीं, ये कुछ भी लोग देखते नहीं। सिर्फ लोग क्या देखते हैं, इन्वेस्टमेंट करने की है, तो इन्वेस्टमेंट लोग करते चले जाते हैं। एफडी में, रिकरिंग डिपॉजिट में, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब उनकी जो मुद्दत क्लियर होती है, यानी कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, मैच्योरिटी डेट कंप्लीट होने के बाद, जब वो लोग पैसे लेने के लिए कंपनी की तरफ जाते हैं, तो उनको पैसे नहीं मिलते। कंपनी क्या बोलती है कि आप दूसरे प्लान में इन्वेस्टमेंट करो, वहां पे आपको अच्छी खासी रिटर्न मिलेंगी। यानी कि जो आरबीआई ने इंटरेस्ट लगा के रखे कि 40% के ऊपर किसी कंपनी ने पैसा इंटरेस्ट से सालाना नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट देती, नॉट फॉलो एनी गाइडलाइन अबाउट आरबीआई, कुछ भी गाइडलाइन फॉलो नहीं करते, लेकिन लोग वहां पे पैसा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। अभी देखो, उसमें सिर्फ यानी कि जो दुगुना वगैरह, दुगुना तिगुना जो पैसे देते नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में, वही कंपनी उसमें नहीं है, दूसरी भी और कंपनी है उसमें। क्रिप्टो करेंसी अभी सबसे नया तरीका है फ्रॉड करने का। क्रिप्टो करेंसी अभी बिटकॉइन मार्केट में आ गया है, उसके बाद डॉग कॉइन है, अभी आरबीआई भी उसका खुद का कॉइन निकाल रही है, यानी इसमें भी फ्रॉड हो रहा है। अभी बिटकॉइन का रेट पहले 52 लाख था, अभी 30 लाख की, यानी कि बहुत नीचे आ गया है। लेकिन अभी ये जो करेंसी है, ये करेंसी फॉरेन कंट्री में लीगल करेंसी, लेकिन भारत में अभी भी उसको ऑथराइज का दर्जा अभी तक मिला नहीं है। लेकिन फिर भी लोग इस तरीके से और बहुत डिसेंट्रलाइज करेंसी में इन्वेस्टमेंट करता है। और इसका होता क्या है, वो बोलते हैं कि शुरू में 2 रुपए 3 रुपए उसका रेट रहता है, लेकिन जब कंपनी चलती जाती है, 1 साल 2 साल के बाद आपको कुछ भी नजर नहीं आता है, और आप जितने भी पैसे उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, लगाते हैं पैसे, सब पैसे आपके डूब जाते हैं, यानी कि आपको उसमें से रिटर्न कुछ भी नहीं मिलते। यानी कि देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, दूसरा ये क्रिप्टो करेंसी हो गया, तीसरा बिल्डर, बिल्डर भी आपको फंसा सकते हैं। इसके लिए भी इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग में कायदा कानून है। यानी कि आपने किसी बिल्डर के पास एक फ्लैट बुकिंग करवाने के लिए पैसे जमा किए, और वो डेट कंप्लीट होने के बाद भी आपको वो पोजीशन नहीं देता है, तो इसके लिए भी आप इकोनॉमिकल ऑफेंस के जरिए आप मामला दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे मामले इकोनॉमिकल ऑफेंस में वो आते हैं। और ये इतना अच्छा प्रावधान है, इतना अच्छा कानून इंडिया ने इसमें लाया है कि आप, यानी कि इसमें आपको पैसे जरूर मिल सकते हैं। काफी अच्छे यस से मैडम। आपने एक्सप्लेन किया है। जब बात चल रही है सर इन्वेस्टमेंट की, कंपनीज की, तो उसी में सर मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्ट किया है, चाहे किसी भी रीजन से, किसी भी बेनिफिट को देखते हुए, और कंपनी अगर पैसे रिटर्न नहीं करती है, तो इसको लेके किस तरीके के प्रोविजंस जो हैं वो इस ऑफेंस में जो काउंट होते हैं, या कमर्शियल एक्ट में, या किसी भी प्रोविजन में जाते हैं, किसी बिजनेस लॉ में जाते हैं, किस तरीके के प्रोविजंस हैं, या किस तरीके से जो है एक अग्रीड पार्टी जो है वो रिलीफ ले सकती है। अभी देखो मैडम, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग अभी जो ऑफेंस है, ऑफेंस से रिलेटेड, अगर किसी
विक्टिम की, अगर किसी कंपनी में अगर उन्होंने निवेश किया है, उसको पैसे नहीं मिलते, तो उसके लिए उसको सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो ये है कि उसने उसके स्थानिक जो एसपी ऑफिस है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में एसपी ऑफिस में एक अलग प्रावधान है, इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रहता है। वहां पे जाके वो शिकायत दर्ज करवा सकता है। हाँ, उसके लिए उसको क्या करना है, अगर वो अकेला या जितने भी विक्टिम है उनको सबको लेके जाके वहां पे अगर शिकायत वो दर्ज करता है तो उसमें कानूनी कार्यवाही हो सकती है। महाराष्ट्र में एमपीआईडी एक्ट है, एमपीआईडी यानी कि महाराष्ट्र प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। मध्य प्रदेश में निक्षेपकों का अधिनियम वो है। उसके बाद जीपीआईडी एक्ट है, यानी कि हर स्टेट में अलग अलग कानून है। उस कानून के तहत अगर आप शिकायत दर्ज करवाते हैं तो आपको जरूर, यानी कि वो उस तरीके से वो कार्रवाई करते हैं। जो डायरेक्टर रहते हैं, वो जो कंपनी रहते हैं, कंपनी के ऊपर वो कानूनी कार्रवाई करवाते हैं, डायरेक्टर को हिरासत में लेते हैं, जिसकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो प्रॉपर्टी भी इस कानून की तरह अटैच करवाते हैं। यानी कि इसमें बहुत प्रावधान है। लेकिन सबसे पहले अगर उसको पैसे चाहिए तो उसके लिए उसने जो स्थानिक प्रशासन है, यानी पुलिस प्रशासन है, इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग, वहां पे उन्होंने शिकायत करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये शिकायत करेंगे तो ही उनको उसके पैसे मिलने का अवसर मिल सकता है। तो ये जो कंप्लेन होती है क्या रिटर्न रिटर्न में होती है या मौखिक होती है, किस तरीके का प्रोविजन है? इसमें रिटर्न भी आप कंप्लेन कर सकते हैं या मौखिक की भी कर सकते हैं। मौखिक करने के लिए आप अगर वहाँ के पीआई जो रहते हैं, पुलिस अधिकारी, उनके पास जाके जो भी कुछ घटना हुई है, उन्होंने पैसे किस प्लान में डाले थे, कैसे डाले थे, तो उसके सर्टिफिकेट उनको मिलते हैं कंपनी की तरफ से। उस सर्टिफिकेट उनको देने पड़ते हैं और उसकी रिसिप्ट वगैरह रहते हैं वो उनको देने पड़ते हैं। जो भी कुछ इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति के पास रहती है, अगर वो सब इंफॉर्मेशन वो उस पीआई को देता है तो फिर वो पीआई उनकी शिकायत दर्ज करवा लेता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको अपनो लेखी कंप्लेंट की रिटर्न में कंप्लेंट देनी जरूरी है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको वहां पे जाके वो पुलिस अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करना वो मैंडेटरी है। उसके बाद वो कार्रवाई करती है। ओके सर, तो इसमें सर अपील के क्या प्रावधान रहते हैं? अगर कोई पार्टी अपील करना चाहती है तो वो कौन सी कोर्ट में जाएगी या किस तरीके से अपील फाइल करेगी? अभी मैडम सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इसके लिए पहले जुरिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन। अगर 50 लाख के ऊपर का मामला रहा तो ही इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग के तहत, जो मैंने आपको बताया एमपीआईडी एक्ट, जीपीआईडी एक्ट, जो कानूनी प्रावधान है, उसके प्रावधान के अंतर्गत ये केस फाइल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद जो कंपनी के डायरेक्टर रहते हैं, अभी देखो इसमें दोषी कौन कौन रहता है, सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर नहीं, जो कंपनी के एम्प्लॉय रहते हैं, उसके बाद जो कंपनी के एजेंट रहते हैं और जो कंपनी से बिलोंग करते हैं, वो सभी लोग इसमें आरोपी हो सकते हैं। यानी कि पुलिस को सबको हिरासत में लेने का अधिकार है। तो इसमें 7 साल तक की सजा है, सबसे बढ़िया। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें आपको बेल बिल्कुल भी नहीं मिलती। अभी पैरोल के लिए भी एप्लीकेशन करवाया था सुब्रतरा सहारा ने, उनकी जो कंपनी सहारा उद्योग समूह, तो उनको पैरोल भी उसमें मिला नहीं था। यानी कि ये इतना बड़ा ऑफेंस है, इक्विवेलेंट टू डेथ ऑफेंस, इसमें बेल बिल्कुल भी नहीं मिलती। अभी आप मध्य प्रदेश में अगर ऐसा कोई ऑफेंस होता है तो मध्य प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनको भी बेल देने का प्रावधान नहीं, उसको हाई कोर्ट में ही अपील करनी पड़ती है, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में अपील कैसे करनी पड़ेगी, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल तो उनको मिलता ही नहीं। पहले उनको, जो डायरेक्टर रहता है, उनको अरेस्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज उनका बेल एप्लीकेशन खारिज करवाती है। और वो जब हाई कोर्ट में अपील करता है तो उनको कुछ राशि जमा करने के बाद ही उनको बेल मिलती है। यानी कि बेल का प्रावधान इसमें इतना ये नहीं, उसको यानी कि 100% पे बेल उसमें मिलते ही नहीं है। जब वो निवेश कर यानी कि जो लोगों का जो फ्रॉड किया है, जो जो फ्रॉड की अमाउंट है, उस फ्रॉड के अमाउंट के 20% या 10% अगर वो अमाउंट डिपॉजिट करता है तो ही उसको बेल मिल सकती है। यानी यानी कि उसमें अपील की ऐसी कुछ कोई प्रावधान तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी देखो अगर वो जो लोगों का फ्रॉड हुआ है, अगर वो पैसे भरने के लिए तैयार हो तो वहां पे कोर्ट, अभी कोर्ट कौन सा रहता है, डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट जज वो रहता है। यानी कि ये दूसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ये केस लेते ही नहीं है।
यानी कि हाई कोर्ट के दौरान, यानी कि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट जज या डीजे, उस कोर्ट का डीजे, उसके पास ही ये केस जाते हैं। और जो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर रहता है उसको 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वही वो केस चला सकता है। दूसरा कोई वकील भी ये केस चला नहीं सकता, ये उसके प्रावधान है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और मैडम, ओके सर। तो सर जब बात चल ही रही है अपने पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की, तो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से अगर अपन बात करते हैं कि एक लिमिट दी हुई है, मिनिमम अमाउंट की लिमिट दी गई है। अगर मिनिमम अमाउंट नहीं होता है, अगर वैल्यूएशन निकालते हैं हम और अगर अमाउंट उतना नहीं होता है, तो उसकी क्या रेमेडी है? यानी मान लीजिए कि अमाउंट इतना छोटा है, लेकिन ऑफेंस का जो नेचर है वो इकोनॉमिक ऑफेंस का है, तो किस तरीके से पार्टी अपना मैटर फाइल करेगी या क्या रास्ता हमारे पास बचता है? अभी देखो, अभी फिलहाल ऐसा हो रहा है, ये जो ऑफेंस है, ऑफेंस हर स्टेट में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां आ रही है, लोगों को फंसा रही है, एमएलए मार्केटिंग में के माध्यम से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल के माध्यम से। अभी जो भी कोई बंदा आता है कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए, तो जब वो ऑफेंस वहां पे कमिट होता है, ऑफेंस यानी कि शिकायत दर्ज होती है, 420 406 के तहत वो शिकायत दर्ज होती है, यानी कि साधारण होती है वो शिकायत। लेकिन जैसे वो न्यूज पेपर में आती है, पब्लिश होती है, तो उस कंपनी में निवेश करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। यानी कि मेरे ख्याल से जितने भी ऑफर्स इस रिलेटेड रहते हैं, इस कंपनी यानी कि फ्रॉड कंपनी के रिलेटेड जो रहते, जितने भी ऑफर्स रहते हैं, तो उनका मामला 50 लाख प्लस ही होता है मैक्सिमम। क्योंकि वो जो स्थानिक प्रशासन रहती है वो क्या करती है, पेपर में डिक्लेयर करती है कि यानी कि फलाना कंपनी के जिसने पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे उनको पैसे रिटर्न नहीं मिले, तो वो ये पुलिस स्टेशन में आके शिकायत दर्ज करवा सकती है। वो शिकायत वो पुलिस लेते हैं, उसके बाद वो मामला बढ़ता चला जाता है। यानी कि जब शिकायत दर्ज होती है तो 420 के तहत जब दर्ज होती है, लेकिन जब वो मामला 50 लाख के ऊपर जब जाता है, तो उसको एमपीआईडी एक्ट की धारा लगती है। यानी कि हर स्टेट में जो जो कानून है इसके मुताबिक, उस कानून के मुताबिक वो धारा वहां पे लगती है। ओके सर, काफी अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और जो हमारे व्यूअर्स जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और डेफिनेटली सर जो है उनका आंसर देंगे। तो सर इसी में आगे बढ़ते हुए आप मुझे ये बताइए कि ये जो कमर्शियल कोर्ट्स होती हैं, इनका जो स्टैब्लिशमेंट होता है वो किस तरीके से होता है और क्या इनका एम है या क्या रीजन है कि इनको स्टैब्लिश किया जा रहा है? ये कानून लाने का मकसद यही है कि जितने भी कंपनी ये फ्रॉड करवा रही है, अभी देखो उनको कंपनी एक्ट के तहत वो रजिस्टर रहती नहीं कंपनी। कोई भी जो उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मान्यता लेनी चाहिए वो कुछ भी लेते नहीं है। सो मोटो कंपनी शुरू करवा देती है। ये धारा लाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं और इसमें क्या क्या सजा हो सकती है। यानी कि उसमें जो एजेंट रहते हैं वो एजेंट भी उतने ही दोषी रहते हैं जितना कि वो कंपनी का डायरेक्टर। यानी कि उनको रोकने के लिए, इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए, और जो लोगों का फ्रॉड और लोगों के निवेश का फ्रॉड जो हो रहा है वो रोकने के लिए ही ये कानून हर स्टेट में लाया जा रहा है। अभी पश्चिम बंगाल में भी श्रद्धा इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी कंपनी, उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। ये यानी कि संसद में भी ये मैटर बहुत उछला था कि उसके लिए कड़क कानून लाने चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, जो बड़े बड़े जो नेता लोग रहते हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि उनकी सबकी और लाइन रहती है। तो ये जो विक्टिम रहता है उनको पैसे दिलवाने के लिए और जो कंपनी का जो डायरेक्टर है उनकी प्रॉपर्टी अटैच करवाने के लिए गवर्नमेंट ने ये कानून भारत में लाया है। ओके सर। सर अगर ऑफेंस किसी एजेंट के द्वारा होता है या मान लीजिए ऑफेंस करने वाला कोई एजेंट है, वो अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है ऑफेंस होने के बाद? ये भी सबसे अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यहाँ पे वही रहती है। क्योंकि होता क्या है, जो एजेंट रहता है वो एजेंट कस्टमर की तरफ से पैसे लाता है। उसको वो यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो लाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट लाने के बाद वो कंपनी में जमा करवाते हैं। कंपनी क्या करती है, सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। सर्टिफिकेट इश्यू करने के बाद वो जो एजेंट रहता है वो एजेंट क्या करता है, वो सर्टिफिकेट कस्टमर को देता है। उसको कमीशन मिलता है 4% या 20%, यानी 4 to 20% तक के दरम्यान उसको कमीशन मिलता है। उसका एम वही रहता है कि कस्टमर को अच्छा 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 इंटरेस्ट मिले और उसको कमीशन मिले, ये उसका उद्देश्य रहता है।
लेकिन क्या होता है, उसको भी ये मालूम नहीं रहता कि कंपनी कुछ सालों बाद भाग जाने वाली, ये उसको भी मालूम नहीं रहता है। और उसमें क्या होता है, 2 साल तक कंपनी अच्छी चलती है, वो कमीशन भी अच्छा कमा लेता है, उसकी गाड़ी बीड़ी सब अच्छा होता है। लेकिन जब कंपनी बंद पड़ जाती है, तो सबसे ज्यादा मुश्किल जो होती है वो एजेंट को होती है। क्योंकि जो कस्टमर रहता है, वो कस्टमर क्या बोलता है कि भाई, मैं किसी कंपनी को नहीं पहचानता हूँ, मैं तुमको पहचानता हूँ, मैंने पैसे तुम्हारे तरफ इन्वेस्टमेंट किए थे, मुझे तुम कुछ भी करो, पैसे लाके दो। अभी होता क्या है, कंपनी तो डूब गई, वो पैसे लाके कहाँ पे देगा। और इसमें क्या होता है, जो विक्टिम रहता है वो उसके पास घर पे जाता है, उसको गाली गलौज करता है कि मुझे मुझे पैसे रिटर्न चाहिए, वो पैसे नहीं देता। तो फिर वो विक्टिम जाता है पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मामला दर्ज होता है। अभी वो कस्टमर कंपनी को नहीं पहचानता है, वो कंपनी को किसको पहचानता है, एजेंट को पहचानता है। गुनाह दाखिल होने के बाद, क्राइम दाखिल होने के बाद सबसे पहले उस एजेंट को वो पुलिस वाले उठाते हैं, उसके बाद वो कंपनी की लाइन लगती है कि क्या कंपनी का डायरेक्टर कौन है। यानी क्या हो गया, वो तो कंप्लेंट तो फंसता ही फंसता है, लेकिन एजेंट भी उसमें फंस सकता है। तो उसके लिए उसने क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो उसके लिए उन्होंने, अगर वो कंपनी बंद हो गई, तो जितने भी इन्वेस्टर है, उन सब इन्वेस्टर का एक एप्लीकेशन, यानी कि वो खुद वहां पे फरियादी हो सकता है, सबके सर्टिफिकेट जमा करके, अगर उन्होंने एक रिटर्न में एप्लीकेशन लिखवा के अगर स्थानिक पुलिस स्टेशन में वो जमा करवा दिया, और अगर उसकी रिसीव कॉपी उसमें उसके पास उसने रख ली, और इन फ्यूचर अगर कोई गुना दाखिल होता है सेम कंपनी के खिलाफ, तो वो उस पुलिस वाले को दिखा सकता है कि भाई, मैं भी खुद विक्टिम हूँ, मैंने भी उसमें कंपनी में पैसे डाले थे, मैं सिर्फ एज एजेंट के तौर पर मैं काम कर रहा था, लेकिन इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं। अगर हो सके तो मुझे भी इस कंपनी में से पैसे निकलवा दो। तो इस कंडीशन में उसको पुलिस वाली हिरासत में नहीं ले सकती। सिर्फ जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट रहती है, वो इन्वेस्टमेंट करके डायरेक्टर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के उसको छोड़ सकती है। बिल्कुल सर। तो सर मैं जो नेक्स्ट जानना चाहूँगी आपसे, हमारे व्यूअर्स के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी कि किस तरीके से वो अपने आप को किसी इकोनॉमिक ऑफेंस का विक्टिम होने से बचा सकते हैं, यानी उनके अगेंस्ट कोई इकोनॉमिक ऑफेंस ना हो, उसके लिए वो किस तरीके के प्रिकॉशंस अपनाएं अपनी डेली लाइफ में या डेली रूटीन में या कहीं इन्वेस्ट करने से पहले, ताकि इन फ्यूचर उनको जो है ये कोर्ट प्रोसीडिंग और इनमें नहीं आना पड़े, अपने अमाउंट की रिकवरी के लिए या जो भी उन्होंने लॉस उठाया है उसकी रिकवरी के लिए। अगर देखो, ऐसे कोई भी कंपनी वहां पे काम कर रही है, अगर वो किसी कंपनी को या कंपनी को नहीं, अगर किसी क्लाइंट को ये मालूम पड़ेगा कि ऐसी ऐसी कंपनी 2 साल में दुगना दे रही है, 3 साल में ज्यादा पैसे मुनाफे दे रही है, तो इसके लिए अगर उन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड यानी सेबी के पास अगर एप्लीकेशन लगवा दिया, वहां पे यानी कि इंफॉर्मेशन डाल दी कि ऐसी ऐसी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, ये कंपनी ऑथराइज है या नहीं है। हम्म, तो वो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इन्वेस्टिगेशन करती है उनके तहत, क्योंकि जब भी किसी कंपनी को नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में काम करना रहता है, तो उनको सेबी की यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट अनिवार्य है। अगर उन्होंने उस क्लाइंट ने एप्लीकेशन लगाया, और एप्लीकेशन लगाने के बाद इन्वेस्टिगेशन किया सेबी ने, और उनको पता चला कि ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है, यानी कि जो क्लाइंट रहता है उनको सेबी की तरफ एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। एप्लीकेशन लगाने के बाद उन सेबी से इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये अनऑथराइज कंपनी है, इलीगल कंपनी है, इलीगल तरीके से वो काम कर रही है। अगर ये इंफॉर्मेशन उसको मिलती है, तो उन्होंने तुरंत जाके, जो पुलिस ऑफिसर है, मैंने आपको बोला इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग में, वहां पे जाके वो उस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है। अभी को ऐसे बहुत कुछ प्लान आ रहे हैं एमएलएम में। अभी एमवे एमएलएम में सबसे बढ़िया काम काम कर रही है, एमवे है। उसके बाद एफआईसी फ्री इंडिया कंसेप्ट, वो भी अच्छी काम कर रही है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपनी है, फ्यूचर मेकर, अभी ये फ्यूचर मेकर हरियाणा की कंपनी बहुत बड़ा फ्रॉड है, यानी कि 24,000 करोड़ का फ्रॉड उसमें हुआ है। वो डायरेक्टर अभी भी जेल के अंदर है। उसके बाद सहारा इन्वेस्टमेंट है, सुब्रता सहारा, वो भी यानी कि पैरोल के ऊपर अभी बाहर आ चुके हैं वो पैसे जमा करने के बाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कंपनी के बारे में सभी ग्राहकों को इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। इसके बारे में सेबी की वेबसाइट पर भी इंफॉर्मेशन मिलती है, और गूगल क्रोम के ऊपर भी आपने उस कंपनी का नाम डाला, तो वहां पे भी आपको इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है।
बिल्कुल सर, आपके जो सजेशंस हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। और सर नेक्स्ट में सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कानून गुरुज़ फैमिली से अभी रिसेंटली जुड़े हैं, तो सर कैसा आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है या किस तरीके के आपके व्यूज़ हैं रिगार्डिंग कानून गुरुज़? देखिए मैडम, कानून गुरु तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से मिलती है। मैं हर बार वो कानून गुरु की वेबसाइट देखते रहता हूँ। जब अभी आपने कोई एडवोकेट की भी रिकॉर्डिंग की थी, मैंने उनको भी देखा। यानी कि बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ से मिली, क्योंकि कोई भी एडवोकेट परिपूर्ण नहीं रहता। हर एडवोकेट के लिए इन्फॉर्मेशन यानी कि वो सीखता रहता है। अभी कानून गुरु की वेबसाइट सबके लिए बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि अभी सब जो काम हो रहा है सब ऑडियो विजुअली हो रहा है। अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सब वर्चुअल हियरिंग चल रही है। यानी यानी कि आगे जाके सब ऑनलाइन होने वाला है, इसलिए मैंने भी सोचा कि अगर कानून गुरु के माध्यम से मुझे इन्फॉर्मेशन है इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग या कुछ लेबर रिलेटेड मैटर, तो वह मैटर में उनसे कानून गुरु से शेयर कर सकता हूँ मेरे व्यूवर्स को। यानी कि उनको भी ये मौका मिले कि लेबर लेबर लॉ क्या है, उसके बाद ये एमपीआईडी एक्ट क्या है, इकोनॉमिकल ऑफेंस क्या क्या रहते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन कानून गुरु के माध्यम से उनको मिल सकती है। और हमारा भी व्यू यही है कि अगर मैं ऐसे कोई क्लाइंट के पास जाता हूँ आपके वेबसाइट के माध्यम से, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उनका प्रॉब्लम क्या है, यानी कि मैं क्या उनका प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये चीज मैं वहां पे कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपके इम्पोर्टेंट टाइम और आपके वर्ड्स के लिए।